मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 2। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, तो आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, तो चैप्टर को एंड तक देखना, इसको स्किप मत करना। देखिए, चैप्टर का नाम है महासागर एवं महाद्वीप। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। महासागर एवं महाद्वीप। महासागर ही सब कुछ है। यह पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है। जैसे कि अगर हम अर्थ के 10 भाग करेंगे तो महासागर उसमें से 7 भाग पर महासागर व्याप्त है। ठीक है, महासागर से घिरी हुई है पृथ्वी। ठीक है, इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है। इसकी सांस जो है एकदम शुद्ध है, स्वस्थ है। यह विस्तृत निर्जन स्थल है जहां मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ यह जीवन का अपने आसपास ही अनुभव करता है। यहाँ पर मतलब मानव कभी अकेला मान ही नहीं सकता। इसके अंदर, महासागर के अंदर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे जीवन को अपने आसपास ही इंसान इसके अंदर महसूस करता है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है, क्योंकि प्रकृति का विस्तृत भंडार है। इतनी ज्यादा डाइवर्स है ना, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं इसके अंदर, महासागरों के अंदर, और अनगिनत टाइप्स के। इतने लैंड पर नहीं मिलते जितने की, इतना भूमि पर नहीं मिलते जितने महासागर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, तो संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है, और कौन जानता है कि इसका अंत इसी में ना हो। मतलब पहले ना हमारी अर्थ जो है पूरी की पूरी पानी से घिरी हुई थी। मतलब पानी ही पानी था उस पर। धीरे धीरे करके उस पर कहीं ना कहीं जमीन का विस्तार होने लगा। ठीक है, तो कौन जानता है कि क्या पता एक दिन सब कुछ पानी पानी हो जाए, दोबारा से प्रलय आए और हर जगह बाढ़ ही बाढ़, पानी ही पानी। जैसे कि आपको पता है कि ग्लेशियर इस वक्त क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे करके पिघल रहे हैं ना, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आप देखते हो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, जिसके कारण हमारे ग्लेशियर्स जो हैं, ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर जो है पहाड़ों के ऊपर ना बर्फ जमी हुई होती है। जैसे आपने देखा होगा माउंट एवरेस्ट की कभी फोटो या किसी भी पहाड़ की देखी होगी, उसके ऊपर बहुत सारी बर्फ जमी होती है ना। ठीक है, इसे ही ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी इसे ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां तक हमने समझ लिया है। ठीक है, जूल्स वर्ने ने ये डेफिनेशन दी थी। इसके बाद ये एक चित्र दिया गया है आपको अर्थ का। ठीक है, इस अर्थ के चित्र में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये अर्थ पूरी की पूरी ब्लू दिखाई दे रही है। एक तो हमें ये दिख रहा है। ठीक है, बीच बीच में कहीं पर व्हाइट्स भी है। ये जो व्हाइट्स है ना, ये थोड़े थोड़े क्लाउड्स हैं। ठीक है, ये जो कहीं कहीं पे व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, ये क्लाउड्स हैं, यानी बादल हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, हम देखते हैं। चैप्टर में पॉइंट 1 है महासागर एवं महाद्वीप क्या है, उसके नाम क्या हैं, एवं उसका वितरण कैसा है। तो महासागर क्या है, महाद्वीप क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे। उनके नाम क्या हैं, मतलब बहुत सारे महासागर हैं ना, 5 प्रकार के महासागर हैं, तो उनके नामों के बारे में जानेंगे। उनका वितरण कहाँ पर कैसे कैसे फैले हुए हैं, इसके बारे में जानेंगे। पॉइंट 2 है महासागर एवं महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को, जिसमें मानव जीवन भी सम्मिलित है, किस प्रकार प्रभावित करते हैं। मतलब हमारे जीवन को, मानव के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं महासागर, हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये आ गए हम। हाँ, पहले तो इसमें चित्र 2.1 के बारे में कुछ लिखा है, इसे देखते हैं। चित्र 2.1 अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य छायाचित्र लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर द्वारा, मतलब ऑर्बिटर द्वारा ये चित्र लिया गया है। ऑर्बिटर का नाम है लूनर रिकॉनिसेंस। ठीक है, इसके द्वारा ये चित्र लिया गया है। ये एक रियल चित्र है अर्थ का, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये एक रियल फिगर है। इस दृश्य के मध्य में प्रशांत महासागर है। इसके बीच में जो है प्रशांत महासागर है। बाईं ओर अफ्रीका, ऊपर की ओर भारत एवं एशिया के भाग, दाईं ओर ऑस्ट्रेलिया एवं नीचे की ओर अंटार्कटिका दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये जो चित्र है इसमें मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा ऊपर जाके, कि इसमें बताया है
इसमें बताया गया है कि एक तो ये ऑर्बिटर द्वारा, ऑर्बिटर का नाम है लूनर रिकॉनिसेंस, ठीक है। इस ऑर्बिटर द्वारा ये जो अर्थ है ना, अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट घूमते हैं, ठीक है, जो कि इनके चित्रों को निकालते हैं, ठीक है। उन्हीं के द्वारा इनके बड़े बड़े जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, खगोलीय पिंड हैं, इनके चित्र निकाले जाते हैं ऑर्बिटर के द्वारा, ठीक है। तो इस दृश्य के मध्य में प्रशांत महासागर, इस दृश्य के मध्य में प्रशांत, यहाँ पर जो है बीच में आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ प्रशांत महासागर है, बाईं ओर अफ्रीका है, जैसे कि ये दाईं ओर है, तो इधर बाईं ओर क्या है, इधर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ऊपर की ओर भारत है, अगर यहाँ पर देखा जाए ऊपर की ओर तो यहाँ पर भारत है, ठीक है, एवं एशिया के भाग, और दाईं ओर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, दाईं ओर इस तरफ कहीं ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, दाईं ओर ऑस्ट्रेलिया, एवं नीचे की ओर अंटार्कटिका दिखाया गया है, यहाँ पर अंटार्कटिका है नीचे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर की शुरुआत वैसे अब होगी, ठीक है। आइए अब हम अपने ग्लोब की ओर लौटते हैं और इसे धीरे धीरे घुमाते हैं। अर्थ का चित्र आपको अभी मैंने दिखाया, तो इसी तरीके का ग्लोब होता है। ग्लोब को अगर हम धीरे धीरे घुमाते हैं तो आप चंद्रमा के लिए पृथ्वी के चित्र को भी देख सकते हैं, ठीक है, चंद्रमा से लिए गए। तो जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, आपको पता है अर्थ का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, जो कि पृथ्वी के दिन रात चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है जिसके कारण दिन और रात होते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे अधिक कौन सा रंग दिखाई देता है, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा रंग आपको कौन सा दिखाई देगा, अर्थ में तो ऑब्वियस सी बात है आपको ब्लू कलर ज्यादा दिखाई देगा, निश्चित ही आपको नीला रंग ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है। कौन सा रंग दिखाई देगा, नीला रंग, ठीक है। परंतु यह क्या दर्शाता है ये, आपने उत्तर का अनुमान लगा लिया होगा, जल, क्योंकि नीला रंग है, नीला रंग जल को दिखाता है, ठीक है, अर्थ के ऊपर। इसका अर्थ है कि पृथ्वी की अधिकांश सतह जल से घिरी हुई है, हमारी अर्थ ज्यादा से ज्यादा अर्थ से घिरी हुई है। वास्तव में पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। अगर हम इसके 4 भागों में पृथ्वी को काट दें, इस तरीके से इसके 4 भाग कर दें बराबर, ठीक है, ये थोड़ी टेढ़ी हो गई है तो इसलिए आपको बराबर नहीं दिख रही है, ठीक है। तो अगर हम इसके 4 भाग कर दें तो ये इसके 3 भाग आपको मानना पड़ेगा कि इसके 3 भाग जो है और उससे जल से घिरे हुए हैं। किससे घिरे हुए हैं, ये तीनों भाग जल से घिरे हुए हैं और एक ही भाग पर लोग, जीव जंतु और हम लोग रहते हैं, ठीक है। इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। यदि हम अंतरिक्ष से देखें, ठीक है, तो पृथ्वी नीली दिखाई देती है, जैसे कि ऑर्बिटर द्वारा लिए गए चित्र में दिखाई दे रही है, ठीक है। इसलिए आरंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने स्नेहपूर्वक पृथ्वी को नीला ग्रह कहकर पुकारा। तो इसीलिए जो भी पुराने समय पे या अब जो भी अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं, ठीक है, इसी तरीके से पहले भी जाते थे अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। 1969 में सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गए थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि ये नीले रंग की दिख रही है अर्थ, तो उन्होंने उसका प्यार से हमारी अर्थ का नाम क्या रख दिया, नील आर्मस्ट्रांग ने नीला ग्रह, ठीक है। तो इसका नाम अंतरिक्ष यात्रियों ने नीला ग्रह रख दिया। क्या रख दिया, नीला ग्रह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चित्र 2.1 में दर्शाए गए पृथ्वी के चित्र में आपको एक अन्य रंग भूरा रंग भी दिखाई देगा। अब भूरा रंग ऑब्वियस सी बात है, भूरा रंग आपको जब भी ग्लोब का चित्र देखते हैं तो उसमें भूरा रंग भी दिखाई देता है, ठीक है। तो ये भूमि का रंग है, किसका रंग है, भूमि का, ठीक है, जो ग्लोब के लगभग 1/4 भाग पर फैला हुआ है, ठीक है। 1/4 बताया ना कि 3 भाग किससे घिरे हुए हैं, जल से, लेकिन एक भाग जो है भूमि से घिरा हुआ है, ठीक है। भूमि के एक बड़े भाग को भूखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इस भाग को भूखंड कहते हैं। एक बड़े, जो भी एक बड़ा भाग होगा ना, जैसे हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, उसको भूखंड कहते हैं, बड़े भाग को। एवं भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, महाद्वीप, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसको मैं आपको अभी बताती हूँ कि महाद्वीप और भूखंड किसे कहते हैं। देखो, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इसके एक बड़े भाग, कोई भी लैंड है, जमीन है, इस पर लोग बाग रहते हैं, ये जमीन है,
पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, इसका रंग क्या है? भूरा है। मिट गई, एक मिनट। ठीक है, ये लैंड है। ठीक है, इसका रंग, ये भूमि है। ठीक है, क्या है ये भूमि है। ठीक है, इस पर लोग बाग रहते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे भूखंड। ठीक है, भूखंड यानी जमीन का एक टुकड़ा जिस पर लोग बाग रहते हैं उसे कहेंगे भूखंड। क्या कहेंगे? भूखंड। लेकिन अगर इसी को ही हम बड़ा कर दें, इसी भाग को, भूखंड के भाग को बड़ा बड़ा कर दें, तो क्या कहेंगे उसको? उसको महाद्वीप कहेंगे। ये है भूखंड। हाँ, ठीक से नहीं बना है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये भूखंड है। तो अगर हम इसको थोड़ा बड़ा बड़ा कर दें, ठीक है, बड़े टुकड़े को, ठीक है, भूमि के एक बड़े टुकड़े को क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। अगर छोटा टुकड़ा होगा तो वो भूखंड कहलाएगा, लेकिन अब अगर वो एक बहुत बड़ा विस्तार होगा जमीन का, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे महाद्वीप। ठीक है, क्या कहेंगे? महाद्वीप। ठीक है, भूमि के एक बड़े विस्तार को, एक बड़ी जगह को क्या कहेंगे? भूमि के टुकड़े को महाद्वीप कहते हैं और छोटे टुकड़े को भूखंड कहते हैं। तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए, यहां तक ये हमारा हो चुका। भूखंड कहते हैं और बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर एवं महाद्वीप दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पृथ्वी की जलवायु, जलवायु मतलब आपको पता है ना कि जलवायु हमारे जैसे भारत की जलवायु है। ठीक है, आप क्या देखते हो कि यहाँ पर 4 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, ठीक है, वर्षा ऋतु, ठीक है, और वसंत ऋतु, इस तरीके की ये ऋतुएं आती है ना। तो ये हमारे भारत की जलवायु, हमारे भारत की जलवायु, ठीक है, ये हमारे भारत की जलवायु है। ठीक है, तो भारत की, पृथ्वी की जलवायु इसी तरीके से पूरी अर्थ की जलवायु। ठीक है, ऊपर जैसे शीतोष्ण, यहाँ पर शीतोष्ण है बीच में। ठीक है, ये उष्ण जलवायु है, मध्य में भूमध्य रेखा के आसपास क्या है? ये उष्ण जलवायु है। ठीक है, ऊपर ऊपर ठंडा ठंडा मौसम रहता है। ठीक है, तो इनमें कहीं ना महासागर का भी हाथ है। ठीक है, इसकी जलवायु को एक कंट्रोल करने में महासागर का भी हाथ है। ठीक है, और महाद्वीप का भी हाथ है। ठीक है, दोनों ही इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसकी जलवायु को, पृथ्वी की जलवायु को। ठीक है, ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं। महासागर और महाद्वीप जो है जीवन के सभी पहलुओं को भी प्रभावित करते हैं, जिनमें सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं मानव जीवन भी सम्मिलित हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव जीवन, हम सभी सम्मिलित हैं इसके अंदर, कि ये हमको भी प्रभावित करते हैं, महासागर और महाद्वीप। हम उनके प्रभाव को अपने इतिहास, संस्कृति एवं अपने दैनिक जीवन पर भी देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप देखते हो कि ये मैंने दक्षिण भारत बना दिया, हमारे भारत का दक्षिणी हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ के लोग, जैसे यहाँ पर सागर है, ठीक है, इधर अरब सागर है इस तरफ, ठीक है, और इस तरफ बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इधर भी पानी बह रहा है। तो आप देखते हो ना, यहाँ के लोग ज्यादातर, यहाँ के लोगों का व्यवसाय भी क्या है? मछलियों को पकड़ना। ठीक है, मछली ज्यादा खाते हैं यहाँ के लोग। यहाँ की जलवायु थोड़ी गर्म होती है अकॉर्डिंग टू यहाँ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, बिहार, और ऊपर लैंड एरिया ज्यादा है ना, भूमि ज्यादा है। यहाँ पर पानी का इतना स्रोत नहीं है, क्योंकि यहाँ महासागर नहीं है। ठीक है, और इधर दोनों तरफ महासागर है, तो यहाँ के लोगों का जीवन इससे प्रभावित होता है। यहाँ का मौसम भी चिपचिपा होता है। ठीक है, क्योंकि पूरे दिन ह्यूमिडिटी सी रहती है, क्योंकि यही पानी कहीं ना कहीं वातावरण में घूमता रहता है। ठीक है, तो यहाँ के लोगों को ना बहुत ज्यादा चिपचिपा मौसम भी फील होता है यहाँ के लोगों को। ये मैं सर्कल कर रही हूँ इसलिए कि ये इस तरीके से ह्यूमिडिटी घूमती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से दैनिक जीवन लोगों का प्रभावित होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर एवं महाद्वीप, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, इस प्रकार हमारे इतिहास, संस्कृति एवं हमारे दैनिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक हो गया है हमारा चैप्टर। ध्यान रखें, अब देखो ध्यान रखें में भाई हमें क्या ध्यान रखना है नेक्स्ट, कि हमें एक चित्र दिखाया गया है। ठीक है, ये चित्र है, आपको ध्यान से देखना है इस चित्र को। शम नो वरुण, इस चित्र के नीचे एक स्लोगन लिखा हुआ है आपके लिए। ठीक है,
एक वाक्य लिखा हुआ है। भारतीय नौसेना का ये चित्र है, ठीक है। प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य शम नो वरुण अंकित है। इसका अर्थ है, जिसका क्या अर्थ है, हे वरुण आप हमारे लिए कल्याणकारी हो। मतलब हे वरुण, वरुण देवता से कह रहे हैं शम नो वरुण आप हमारे लिए कल्याणकारी रहो, मतलब हमारे लिए अच्छा ही अच्छा हो, कुछ हमारे लिए आपदा ना आए, प्रलय ना आए, बेकार ना हो हमारे लिए कुछ भी। तो यह महासागर आकाश तथा जल से संबंधित है। ये महासागर किससे संबंधित है? आकाश और जल से संबंधित होते हैं, ठीक है। वैदिक देवता वरुण की स्तुति है। तो वैदिक देवता, वेदों में एक देवता का उल्लेख किया गया है जो कि वरुण देवता हैं, जो कि जल के देवता हैं, आकाश के देवता हैं। वरुण देवता किसके देवता हैं? जल और आकाश के देवता हैं। और जल और आकाश के देवता से ही हम ये कह रहे हैं कि प्रभु आप हमारे लिए हमेशा कल्याणकारी ही रहना, ठीक है। कभी हमसे गुस्सा मत होना, हमारे ऊपर कोई आपदा परेशानी ना आए। तो हे वरुण शम नो वरुण, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर है पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण। मतलब पृथ्वी पर जल और भूमि का क्या वितरण है, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। देखो, पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण, जैसा कि हम देखते हैं। हाँ देखिए, अब हम इस पेज पर आ गए हैं, ठीक है। इसकी हेडिंग है पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण। पृथ्वी पर जल और भूमि किस तरीके से विभाजित है, ठीक है, किस तरीके से उसका वितरण है, कैसे वो फैली हुई है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें ना दो चित्र दिए गए हैं। एक तो ये रहा, ये उत्तरी गोलार्ध का चित्र है, ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध का है, और ये दक्षिणी गोलार्ध का चित्र है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे ये जो भूरा भूरा रंग है ना, ये ज्यादा है। ये जो भूरा रंग है ये भूमि को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? भूमि को, ठीक है। भूमि यानी कि ये महाद्वीप है, ठीक है, ये महाद्वीपों को दिखा रहा है जिनपे हम लोग रहते हैं, लोग और जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। और इस वाले भाग में ये भूरा रंग कम दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन नीला रंग ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो नीला रंग जो है ना, ये पानी को दिखा रहा है, यानी कि इस पर पानी की मात्रा ज्यादा है दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, और इसमें पानी की मात्रा कम है, ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें तो, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि की मात्रा ज्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में भूमि की मात्रा कम है। तो इस तरीके से दोनों का कंपैरिजन यहां पर करना था, ठीक है, जो कि हमने कर लिया, ठीक है। तो आपको पता चल गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम चित्र 2.2 में दर्शाए गए दो मानचित्रों का परीक्षण करते हैं। दोनों मानचित्रों का हमने दो मानचित्रों का परीक्षण करते हैं। 2.2 में जो हमने दिखाया इन्होंने, यहाँ भी नीले रंग से महासागरों एवं उसके छोटे छोटे विस्तार जैसे सागर, खाड़ी आदि को दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो नीले रंग का विस्तार है ना, ये सागर को, यानी कि महासागरों को, खाड़ी, ठीक है, खाड़ियों को दिखाया गया है इसमें, ठीक है। तो इसकी ना कुछ परिभाषाएं हैं जो आपकी बुक में एंड में दी गई है, खाड़ी और सागर के बारे में, ठीक है, ये लिखा है ना। इन शब्दों की परिभाषा पुस्तक के अंत में शब्दावली में दी गई है। मैं आपको चैप्टर के एंड में परिभाषाएं दिखाऊंगी इनकी, ठीक है। तो वो परिभाषाएं हैं, सागर किसे कहते हैं और खाड़ी किसे कहते हैं। मैं यहाँ आपको शॉर्ट में बता देती हूँ सागर किसको कहते हैं, और क्योंकि महासागर तो पता चल गया, जो बड़ी बड़ी जल राशियां होती हैं वो महासागर होते हैं, लेकिन सागर किसे कहते हैं? सागर ना किसी भी भूमि के आसपास, ठीक है, छोटी जल राशि को, ठीक है, जैसे कि हमारे ये है दक्षिण भारत, ठीक है, हमारा भारत इस तरीके से ही है ना, ठीक है, ये इस तरीके से है हमारा भारत, ठीक है। तो ये जो इधर की तरफ है ना, पूरब की साइड, ठीक है, ये जो सागर है अरब सागर है। आपको इसका नाम बता दूं मैं, इस सागर का नाम है अरब सागर। यहां मैं अरब लिख देती हूं, ठीक है, अ र और ब, ठीक है, ये अरब सागर है, ठीक है, ये अरब सागर इधर, और खाड़ी, ठीक है, जो भी भूमि के आसपास जो भी बह रहा होगा ना, वो सागर होगा, ठीक है, किसी भी लैंड के आसपास। और जो थोड़ा दूर जाकर पानी जल राशि जो बह रही होगी वो महासागर कहलाता है, ठीक है। लैंड के बिल्कुल करीब होगा तो इसका कुछ ना कुछ नाम होगा, ठीक है, जैसे कि हमारे भारत के पूर्व में है अरब सागर, ठीक है। और पश्चिम में क्या है? पश्चिम में है खाड़ी। खाड़ी यानी कि बंगाल की खाड़ी। खाड़ी जो है ना, खाड़ी तीन ओर से
किससे घिरी हुई होती है? जमीन से घिरी हुई होती है। जैसे आपने हमारा भारत देखा इधर, ठीक है, तो ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये खाड़ी कहलाता है। इसकी डेफिनेशन मैं आगे दिखाऊंगी, ठीक है। तीन ओर से जो घिरी होती है वो खाड़ी होती है, और जो केवल एक साइड से भूमि से घिरा हुआ होता है वो सागर होता है, ठीक है। तो खाड़ी और सागर के बारे में मैंने आपको बता दिया यहां पर। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे क्या है? ये सागर था और खाड़ी थी। प्रत्येक मानचित्र में वृत्ताकार रेखाओं को क्या कहते हैं? ठीक है, मानचित्र में जो वृत्त के आकार की रेखाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि दोनों ध्रुवों पर मिलने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? संकेत। आपने इसके विषय में पिछले अध्याय में पढ़ा है, परंतु यहाँ इन्हें अलग प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। देखिए यहाँ पर ना इनको कुछ अलग तरीके से दिखाया गया है। आपको यहाँ पर ना इन चित्रों में ऐसे करके सर्कल दिखाया गया, जबकि ये जो है, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या है? ये अक्षांश रेखाएं जा रही हैं। कैसी जा रही हैं? ये सर्कल सर्कल अक्षांश रेखाएं जा रही हैं, ठीक है। और जो इस तरीके से सीधी रेखाएं मैंने बताई थी पिछले चैप्टर में, वो देशांतर रेखाएं थी। क्या थी? देशांतर रेखाएं इस तरीके से जो जा रही थी। तो चलिए मैं थोड़ा सा आगे बना के बता देती हूँ। यहाँ पर अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है, बोला है ना यहाँ पे अलग तरीके से। अब पिछले चैप्टर में मैंने किस तरीके से आपको बताया था वो मैं यहाँ दिखा देती हूँ। ये है हमारी अर्थ, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा इसको इधर बनाऊंगी। पिछले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था, तो वो इस तरीके से समझाया था कि ये बीच में होती है विषुवत रेखा, ठीक है, याद रखना इसको। ये बीच में विषुवत रेखा होती है, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, ठीक है। और ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, ये ऊपर का गोलार्ध, आधा गोला जो ऊपर का है ये उत्तरी गोलार्ध है। और ये अक्षांश रेखाएं ये पैरेलल जा रही हैं, ठीक है, ये समानांतर अक्षांश रेखाएं जा रही हैं, ठीक है। और मैंने देशांतर कैसे बताया था? देशांतर मैंने बोला था ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, और ये दक्षिणी ध्रुव है यानी कि साउथ पोल है। तो जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला रही हैं वो क्या हैं? वो देशांतर रेखाएं हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से जान चुके हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर दोबारा से आपको रिमाइंड करवाया गया है, याद दिलाया गया है कि अक्षांश क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। एक बार आप याद कर लीजिए इन चीज को, दोबारा से पढ़ी थी ना पिछले चैप्टर में। तो ये उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश है और ये नीचे भी दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। 90 डिग्री तक जा रही हैं ये पूरी इस तरीके से। जो लास्ट वाली है इधर वो 90 डिग्री है और 0 डिग्री से शुरू 90 डिग्री, यहाँ से नीचे तक 90 डिग्री जा रही है और फिर ऊपर तक 0 से, यहाँ 0 से फिर यहाँ ऊपर तक भी 90 डिग्री जा रही है। तो ये ऊपर का नॉर्थ पोल है वो उत्तरी गोलार्ध है, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है, और ये सारी देशांतर रेखाएं हैं, बताया था मैंने। और ये बीच वाली जो है ये GMT ग्रीनविच मेरिडियन लाइन बताया था ना, ये 0 डिग्री है। कितना है? 0 डिग्री। ये पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो चलिए, किस गोलार्ध में अधिक जल है अब ये बताना है। तो ये फिगर में आ जाइए, ये रहा। किस गोलार्ध में अधिक जल है बताइए? दक्षिणी गोलार्ध में अधिक जल है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आपके अनुसार उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में जल एवं भूमि का अनुपात कितना होगा? समूह में चर्चा कीजिए। क्या सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या उनके बीच कोई विभाजन है? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताना है कि इसका अनुपात, जल और भूमि का अनुपात कितना होगा उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में कितना अनुपात होगा, ठीक है। और अगला है, क्या सारे महासागर आपस में जुड़े हुए हैं या कोई विभाजन है? नहीं भाई, कोई विभाजन नहीं है, सारे महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सारे महासागर आपस में जुड़े हुए हैं और इसका मैं अनुपात बता दूं तो उत्तरी गोलार्ध का मैं बताती हूं। यहां पर है 60%। 60% तो यहां पर भूमि है, भूमि का वितरण कितना है? 60%, क्योंकि यहां पर ज्यादा भूमि है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। 40% यहां पर क्या है? पानी है, वाटर है। 40%, 60-40 हो गया, ठीक है। अब दक्षिणी गोलार्ध में जान लो, दक्षिणी गोलार्ध में पानी की मात्रा कितनी है? 80% है, ठीक है। कितनी है? 80। दोबारा बनाती हूं इसको,
ये 80% है यहाँ पर पानी, ठीक है, और जो भूमि है वो 20% है, ठीक है। ये है इसका वितरण। और अगर हम वैसे निकालें, अनुपात में निकालेंगे तो काट दो, इस यहां पर लिख देती हूं मैं, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। ये भूमि का है, ठीक है, समझ जाना भाई, ठीक है। और ये है पानी का अनुपात, भूमि और पानी का अनुपात, ठीक है, ये है। और इधर ये भी भूमि का है ऊपर, और नीचे है पानी का अनुपात, ठीक है। तो ये तो मैंने परसेंटेज में बता दिया, आप इसको अनुपात में भी निकाल सकते हैं। ये भूमि का है और ये पानी का है। देखिए अनुपात में इसको काट देंगे, तो काटेंगे तो इसको 0 से ये 0 कट जाएगा। अगर हम इसका रेशियो निकालें तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये बीच में अनुपात का साइन बना दिया, तो ये 2 से काट दो, ये 2 से कट गया, 2 तिया 6, 3, ठीक है, 3 अनुपात आ गया। और ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 3 और 2 अनुपात आ गया भूमि और पानी का वितरण उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, कट गया, और ये 2 से काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 4 और 1 इसका अनुपात आ गया, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन अभी नीचे आए हैं ये मैंने बता दिए हैं, और इसका भी बता दिया कि कोई विभाजन नहीं है, आपस में सभी महासागर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या अनुपात बताया मैंने, उत्तरी गोलार्ध में ये लिखा है 3 और 2, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में ये लिखा है 4 और 1, ठीक है। और इधर बताया था मैंने 3 और 2 उत्तरी गोलार्ध में। तो चलिए यहाँ तक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने। नेक्स्ट चलते हैं, आपको ये कुछ चित्र दिए गए हैं, इस चित्र के बारे में हम जानेंगे। ये चित्र है समुद्री जलीय जंतु इसमें दिखाए गए हैं, जल महासागरों में रहने वाले जीव जंतु। देखिए समुद्री जीवन, ठीक है, समुद्री जीवन, ये स्टारफिश, समुद्री एनीमोन, तारामीन है ना, तारा मछली दिखाई गई है, ठीक है। इसमें समुद्र में रहने वाले ये प्रवाल भित्ति हैं, प्रवाल भित्तियां एक जीव से बनती है प्रवाल भित्ति, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट देखें, ये स्पर्म वेल मछली है, ये इसका बच्चा है, बेबी शिशु है इसका, ये माँ बेटे दोनों हैं, ठीक है। और ये शार्क है, बेबी शार्क, टू 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 टू, है ना, गाना सुनते हैं ना बच्चे। और ये है डॉल्फिन, ठीक है, ये डॉल्फिन्स हैं दोनों। और ये क्या है, ये एम्परर पेंगुइन भी हैं इसमें, नीचे हैं ये रे, ठीक है, अभी बताती हूँ। उष्ण कटिबंधीय बहुरंगी, ये मल्टी कलर की क्या है, मछलियां हैं, ठीक है, बहुरंगी मछलियां हैं। साथ साथ प्रवाल भित्ति, ये जो छोटे छोटे से पहाड़ हरे हरे से दिखाई दे रहे हैं ना, एक प्रकार के जीव होते हैं, वो प्रवाल भित्ति बन जाती है उन जीवों से, ठीक है। तो ये प्रवाल भित्ति है, ठीक है। बोनेयर समुद्री टर्टल, ये नीचे समुद्री टर्टल है, ये रहा कछुआ, आपको देख रहा है घूर घूर के डरा रहा है, ये रहा, है ना समुद्री टर्टल, ये रहा, अभी बिल्कुल निकल के बाहर आ जाएगा। और ये है एम्परर पेंगुइन, ठीक है, ये पेंगुइन है। शैवाल, क्योंकि ये बर्फ पे रहते हैं और बर्फ भी पानी से ही बनता है, तो एक तरीके से ये भी जलीय ही हो गए, ठीक है। और ये शैवाल है, ये एल्गी, उसमें आपने देखी होगी ना समुद्र में, ऐसे नीचे जमीन में आपने तैरते हुए देखा होगा, समुद्र के अंदर टीवी में तैरते हैं ना गोताखोर, तो उसमें नीचे ऐसे हिलती हुई घास दिखाई देती है, तो ये क्या है, ये शैवाल है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये चित्र बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटे छोटे बच्चों को अच्छा लगता है जो 6th क्लास के हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी पर ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ठीक है, आप बुक में जरूर हाईलाइट कर लेना, ऊपर तक मैंने ये हाईलाइट कर दिए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। बैक जाके इसको हाईलाइट जरूर कर लेना, इन्हीं में से क्वेश्चन बनने हैं,
ठीक है, इन्हीं में से 6th क्लास के जो भी क्वेश्चन बनेंगे इनमें से बनेंगे, अपनी बुक में जरूर इनको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब हम आ गए यहाँ पर। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है, मतलब पानी बहुत ज्यादा मात्रा में ना महासागरों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, परंतु यह जल लवणीय है। आपने कभी महासागर का पानी पी के देखा है? किसी भी सागर का पी के देखा हो? वो ना बहुत ही लवणीय है। लवण माने होता है नमक, लवण माने क्या होता है? नमक। बहुत ही नमकीन पानी होता है। ठीक है, महासागरों का यानी खारा होता है। इसको हम अपनी देसी भाषा में खारा भी बोल देते हैं। एवं मानव रहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपभोग के लिए अनुपयोगी है। मतलब अगर हम चाहें ना कि हम उससे पी लें, खा लें, या फिर खाना बनाने में यूज कर लें, या कपड़े भी धो लेना, कपड़े गल जाएंगे उससे। मतलब जीवों के उपभोग के लिए, हम लोगों के उपभोग के लिए ये बहुत ही अनुपयोगी है, मतलब हम इसको उपयोग नहीं कर सकते। दूसरी ओर अलवणीय जल है। ठीक है, अलवणीय जल वो है जो हम पीते हैं रोज। आपके घर में टंकी है ना, टंकियों में आता है पानी जिसको आप पीने के लिए भरते हो, कैन के अंदर, बोतलों में भरते हो, वो अलवणीय जल होता है। यानी कि उसमें कोई खारापन, कोई नमकीन नहीं लगता वो पीने में। ठीक है, पृथ्वी के जल संसाधनों में अत्यल्प हिस्सा है, मतलब ये जो पीने वाला जल है ना, पेयजल, ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अर्थ पर यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यह हिमनद, ग्लेशियर, नदियों, झीलों, वायुमंडल एवं भूमिगत जल के रूप में व्याप्त है। अगर हम कहें जो पेयजल है ना, पे मतलब पीने वाला, या जिसको हम यूज करते हैं अपने घरों में आता है जो, ठीक है, पेयजल, ये क्या है? ये बहुत ही अत्यल्प है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है ये लाइन। पेयजल जो है किस में मिलता है? ये ग्लेशियर्स में मिलता है। इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा कि पेयजल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, या ये क्वेश्चन बन जाएगा इसमें कि लवणीय जो कि महासागरों में इतना अधिक पानी होने के कारण भी पानी की कमी क्यों है, जल की कमी क्यों है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको यही लिखना है इसमें कि महासागरों का पानी बहुत लवणीय है, जो कि हमारे उपभोग के लिए अनुपयोगी है, जबकि पेयजल जो है वो बहुत ही कम मात्रा में है, बहुत ही अत्यल्प हिस्सा है उसका। ठीक है, अर्थ में। तो और वो कहाँ पर है? पेयजल जो है वो ग्लेशियर में है, नदियों में है, झीलों में है, और वायुमंडल में है, भूमिगत जल में, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर। पानी के अंदर से भी आता है ना पानी, समर वगैरह लगवा लेते हैं, वो कुएं होते हैं। ठीक है, वो अंडरग्राउंड वाटर होता है, उसे भी हम पीने में यूज करते हैं। और वायुमंडल में कैसे है भाई पानी? आपने देखा होगा हमारे चारों ओर भी कुछ पानी जो है घूमता रहता है हमारे चारों ओर, ह्यूमिडिटी के रूप में, तो वो भी पानी है। आपने देखा होगा कभी आप बोतल रख देते हो ऐसे करके, आपने बोतल निकाली फ्रिज में से और तुरंत बाहर रख दी, ये रखी है बोतल फ्रिज में से निकाल के, आप देखते हो इसके ऊपर ना बहुत सारी भाप जम जाती है, बहुत सारा पानी जम जाता है, पानी है ना। तो क्या बोतल में कोई मतलब छेद था जो पानी निकल के बाहर इसके ऐसे जम गया, बहुत बूंदे बूंदे, और देखते हो आप टेबल पे भी बहुत सारा पानी पानी बिखर जाता है, तो क्या इसके अंदर कोई छेद हो रहा था? नहीं भाई, ये जो पानी है ना, इसका जो टेम्परेचर है ना, बाहर आके, अंदर ये बहुत ठंडी थी बोतल, बाहर आके इसने ना अपने रूम टेम्परेचर को गेन करना शुरू कर दिया, मतलब ये रूम टेम्परेचर पर आने लगी, ठंडे से बहुत ज्यादा चिल्ड से ये थोड़े कम ज्यादा टेम्परेचर पर जब आने लगी, तो इसने ना हमारे वातावरण में जो पानी था ना उसको अपने ऊपर खींच लिया। ठीक है, टेम्परेचर के थ्रू। ठीक है, तो वही पानी जो हमारे वातावरण में जो पानी घूम रहा था ना, वही पानी बोतल के ऊपर आकर चिपक जाता है, जो कि हम अगर बोतल को टच कर देते हैं तो हमारा पूरा हाथ गीला हो जाता है, और जो बोतल को उठाते हैं ना तो टेबल पूरी गीली होती है, फिर हमको वो साफ करनी पड़ती है। तो इस तरीके से ना वायुमंडल में भी पानी होता है, वायुमंडल में भी क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है। ठीक है, जो कि साफ पानी होता है। ठीक है, जिससे बादल बनते हैं, बादल भी तो उन्हीं से बनते हैं, वायुमंडल के पानी से ही। ठीक है, तो और बारिश करते हैं तो बारिश का पानी भी स्वच्छ माना जाता है। आइए विचार करें, जब पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी जल की कमी अथवा जल संकट इतनी चर्चा क्यों सुनाई देती है? जब आपने देखा है कि धरती पर, अर्थ पर इतना ज्यादा पानी है पृथ्वी पर, तो फिर भी पानी की कमी क्यों है भाई? हम क्यों कहते हैं पानी की कमी है, पानी बचाओ, अरे सड़क क्यों धो रहे हो, पानी बचा लो, इतना पानी बर्बाद कर रही हो, आपको हिसाब देना पड़ेगा, बोल देते हैं किसी से भी, है ना। तो पानी की कमी क्यों है, क्यों बोलते हैं हम ऐसा? जल संकट
कि इतनी चर्चा क्यों है? तो क्यों है भाई? अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था, क्योंकि जो पीने का पानी है ना वो बहुत ही कम मात्रा में है। जितना भी पानी है वो लवणीय पानी है। जो पीने का है वो बहुत ही कम मात्रा में है। अगर आप कहो ना कि एक बाल्टी पानी, पूरी अर्थ पर एक बाल्टी पानी है, तो आप कहोगे कि पीने का पानी कितना है? तो पीने का जो पानी होगा ना वो एक मग, एक छोटा सा मग मान लो, ठीक है, एक छोटा सा मग जो है ये इतना केवल पीने का पानी है, ठीक है। तो आप खुद ही देख लीजिए, ये भी मैंने ज्यादा बता दिया, ठीक है। इससे भी बहुत ही कम पानी है, पीने योग्य, ये पीने योग्य पानी है। और ये अर्थ पर जो पानी है ना वो है, ठीक है, ये वो है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो पीने का पानी जो है बहुत ही कम मात्रा में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जल संरक्षण के कौन कौन से उपायों से आप अवगत हैं? मतलब आपको पता होगा जल बचाते हैं, पानी बचाते हैं, तो क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं? अब जब आप ब्रश कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो टंकी को तुरंत बंद कर देते हैं, या फिर सब्जी धोते हैं, सब्जियों का पानी हम कहाँ पौधों में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जल संरक्षण करते हैं घर में, ठीक है। इनमें से किसका उपयोग आपने अपने घर, विद्यालय, गांव, उपनगरों एवं नगरों में होते हुए देखा है? देखो, वैसे तो जल संरक्षण कई तरीके से होता है, ठीक है। जैसा मैंने बताया अभी, आपको पता होगा राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, राजस्थान में ना पानी की बहुत कमी है। तो वहां पर क्या होता है ना कि जो घरों की छतें होती हैं, छतों पर से ना एक पाइप निकाला जाता है। पाइप निकाल के वो कहीं आंगन में या घर के बाहर ना एक टैंक बनाया जाता है, जिसके अंदर सारा पानी क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये जैसे ही बारिश आएगी, बारिश पड़ेगी, ये बारिश पड़ रही है और पूरी छत, आपको पता है बहुत पानी, बारिश के पानी से ना बहुत गलियां भर जाती हैं, कितना पानी बहता है। तो वो पानी ना राजस्थान में क्या करते हैं, पानी बहने नहीं देते, ठीक है। वो सारा छत पे स्टोर होके और वो पाइप के थ्रू एक ना बहुत बड़े टैंक में, मकान जितने, बहुत बड़े कमरों जितने टैंक होते हैं उनमें भर जाता है वो। फिर उस पानी को बाद में वो रीयूज करते हैं, उसको साफ करके उसको नहाने धोने, कपड़े धोने और इनफैक्ट पीने में भी उसका यूज करते हैं। तो इस तरीके से जल संरक्षण करते हैं लोग, ठीक है। अपने घरों में, विद्यालयों में, बहुत जगह पर इस तरीके से टैंक बनाकर पानी को, वर्षा जल को संरक्षित किया जाता है, ठीक है। और दूसरा उस तरीके से भी किया जाता है, जैसे सब्जी का पानी किसी में डाल दिया, ठीक है, पौधे में डाल दिया, इस तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट है महासागर। महासागर, तो महासागर पृष्ठ 32 पर दिए गए चित्र 2.3 में विश्व के मानचित्र में हम 5 महासागरों, देखो 5 महासागर हैं हमारे अर्थ पर, ठीक है, पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। पांचों महासागरों के नाम हैं। अब ये जो लाइनें मैंने हाईलाइट की हुई है ना, ये आपको बुक में जरूर सभी बच्चों को हाईलाइट कर लेनी है। अगर कोई और भी इस वीडियो को देख रहा है, लाइक टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, टीजीटी एसएसटी वाले देख रहे हो, यूपीएससी वाले, तो ये एनसीईआरटी की इन लाइनों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, हाईलाइट कर लेना। आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक है। 5 महासागरों के नाम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर एवं दक्षिणी महासागर। ये 5 महासागरों के नाम है जो कि सीक्वेंस में दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए इधर साइड में कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। समुद्री का मतलब क्या होता है, महासागरों एवं सागरों में, सागर अभी बताया था मैंने आपको क्या होता है, महासागरों एवं सागरों में पाए जाने वाले अथवा उससे संबंधित जो भी उनसे रिलेटेड है ना, उसको हम समुद्री कहेंगे, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो वनस्पति हो। अब वनस्पति जगत क्या होता है, जो भी पेड़ पौधे होते हैं या उनकी कोई प्रजाति होती है, ठीक है, वो किसी भी कालखंड में, चाहे वो किसी भी एरा में उगे हुए हों या किसी विशेष क्षेत्र में यानी जंगल में, ठीक है, या किसी भी जगह पर उगे हुए हों, तो उनको, उन पेड़ पौधों को क्या कहेंगे, वनस्पति जगत कहेंगे, ठीक है, विभिन्न प्रजातियों को। आगे है प्राणी जगत। प्राणी जगत किसे कहते हैं, प्राणी जगत है किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को। जीव जंतुओं को क्या कहते हैं,
विशेष किसी भी युग में, किसी भी कालखंड में, एरा में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को प्राणी जगत कहते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम कहाँ पर थे, हम थे यहाँ पर। पांचों महासागरों के नाम जान लिए, ये डेफिनेशंस आपने जान ली। ठीक है, आपने यहाँ 5 महासागरों के नाम हमने यहाँ पढ़े हैं। ठीक है, जो कि मैंने बताए हैं। जैसा कि मानचित्र में यह स्पष्ट है कि ये वास्तव में अलग अलग नहीं है, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। देखा था ना, अभी बताया था मैंने, सारे जुड़े हैं। महासागरों का यह सीमांकन प्रचलन से अधिक कुछ भी नहीं है, केवल ये हमने नाम रख दिए इनके, केवल ये एक प्रचलन में, मतलब हमारी बातों के अकॉर्डिंग है, बाकी इसमें कोई डिवीजन नहीं है। ठीक है, कोई प्राकृतिक जगत ऐसी किसी भी सीमाओं का पालन नहीं करता। कोई भी प्रकृति ये नहीं कहती कि कोई सीमाएं हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये महासागर। ये तो हमने महासागरों के नाम रखे हुए हैं जानने के लिए। ठीक है, उदाहरणतया समुद्री जल विभिन्न महासागरों में बहता रहता है। समुद्र जल सभी महासागरों में, मतलब इधर से क्या नाम है, अंटार्कटिक महासागर से लेकर, ठीक है, नीचे इधर अटलांटिक महासागर में आ जाता है, इधर प्रशांत महासागर में आ जाता है। तो इस तरीके से ये आपस में सब जुड़े हुए हैं, कोई भी डिवीजन नहीं है, कोई विभाजन नहीं है, जो विविधतापूर्ण समुद्री जीवन को समृद्ध करने में सहायक है। ये जो है समुद्र के जीव जंतुओं को ना और बढ़ावा देते हैं, इनको समृद्ध करते हैं महासागर। ठीक है, अनेक प्रकार के पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां इन महासागरों में पाई जाती है। बहुत डाइवर्स है, महासागरों के अंदर इतनी प्रजातियां मिलेंगी आपको जितनी की जमीन पर नहीं मिलती है। ठीक है, बहुत प्रकार के जीव जंतु महासागरों में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर यही बताया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समुद्री वनस्पति जगत में छोटे पौधे एवं सभी समुद्री शैवाल, शैवाल मैंने बताया था एल्गी, ठीक है, हरी हरी कलर की घास होती है जो समुद्र के अंदर होती है, हिलती रहती है पानी में। ठीक है, एल्गी एंड सीवीड्स, ठीक है, ये जो होते हैं वनस्पति जगत में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सम्मिलित हैं। समुद्री प्राणी जगत में हजारों प्रजातियों की रंगीन मछलियां, समुद्री प्राणी में मछलियों को शामिल किया जाता है। डॉल्फिन, वेल, अनगिनत रहस्यमयी गहरे समुद्री जीव, बहुत सारे रहस्य जिनके बारे में कोई अभी जानता ही नहीं है, जिनका कोई नाम भी नहीं रख पाए हैं अभी तक हम। ठीक है, ऐसे जीव जंतु भी महासागरों के अंदर समुद्री जीव पाए जाते हैं। सूर्य की रोशनी वाली सतह से लेकर, जहां पर सूर्य की रोशनी पहुंच रही है, लेकर अंधेरी गहराइयों तक जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही है, समुद्र के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन के विभिन्न रूप पाए जाते हैं। मतलब इस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जहां पर समुद्र की रोशनी नहीं भी पहुंच रही है ना, वहां भी अंधेरे में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, महासागरों के अंदर। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट आप ये फिगर देख लीजिए, इसमें हमारे 5 महासागर दे रखे हैं। ठीक है, और कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप भी दे रखे हैं। ठीक है, तो ये चित्र है, पहले तो इसके बारे में जानेंगे। 5 महासागरों, उनकी पारंपरिक सीमाओं और महाद्वीपों का प्रदर्शित करता हुआ विश्व मानचित्र। ये हमारा पूरे वर्ल्ड का यानी कि पूरे अर्थ का मैप है जिसमें महासागर और महाद्वीप दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी ये एक्सप्लेन करवाएंगे इसको, तब मैं करती हूँ आपको। ठीक है, देखिए, आइए पता लगाएं। क्या पता लगाना है भाई? नीचे दी गई तालिका में बताइए कि 5 महासागर किस गोलार्ध अथवा गोलार्धों में अवस्थित हैं, ये बताना है। ठीक है, तो ये बताना है किस गोलार्ध में कौन सा महासागर है और कौन सा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं इसको, हो जाए तो। देखिए हो गया। ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ पर, तो इसमें आ जाओ। सबसे पहले पूछा है उत्तरी गोलार्ध में प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में, किस किस गोलार्ध में? तो देखिए प्रशांत महासागर ये रहा। ठीक है, प्रशांत महासागर आप देखेंगे अर्थ में ना दोनों तरफ दिखाई देगा, क्योंकि ये अर्थ गोल है ना, घूमकर वहां तक आ रही है, पीछे तक आ रही है। तो ये प्रशांत महासागर जो है, ये प्रशांत महासागर भी है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो ये देखो आप उत्तरी गोलार्ध, ये जो बीच में विषुवत रेखा दिखाई गई है ना, ये जो विषुवत रेखा है, इसके ऊपर और इसके नीचे, ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, इसके नीचे विषुवत रेखा के नीचे जो है दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये पूछा है कि यहाँ पर बताइए उत्तरी गोलार्ध में कौन सा महासागर है, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा महासागर है। तो प्रशांत महासागर तो दोनों में है, देखो ये ऊपर भी है ब्लू ब्लू, ठीक है, और ये नीचे भी है। ठीक है, तो दोनों गोलार्ध में है, तो ये हम दोनों में टिक लगाएंगे, यहाँ भी राइट आएगा और यहाँ भी राइट आएगा। अगला है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर ये रहा, ये एस आकार का होता है और ये
बहुत ही व्यस्ततम महासागर है, मतलब इसमें जहाज वगैरह जो भी व्यापार होता है ना, इस महासागर के थ्रू बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर के थ्रू। ठीक है, तो ये ऐसा आकार का होता है। तो ये देखो, ये भी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, ये भी दोनों में है, तो यहाँ भी दोनों में टिक लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हिंद महासागर पूछा है। अब हिंद महासागर कौन कौन से गोलार्ध में है? तो ये रहा हमारा हिंद महासागर भारत के दक्षिण में। ठीक है, हिंद महासागर भी उत्तरी गोलार्ध में भी है। ये लाइट ब्लू कलर का दिखाया गया है, ये उत्तरी गोलार्ध में भी है और ये दक्षिणी गोलार्ध में भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी दोनों में है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट दक्षिणी महासागर। ये रहा दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर ये रहा। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये केवल दक्षिणी गोलार्ध में ही है, आधे नीचे के आधे हिस्से में है ना दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी की तरफ। तो इसे कहाँ पे लगाएंगे? ये रहा, ये दक्षिणी गोलार्ध में है, तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ये कट मारेंगे यहाँ पे। ठीक है, रॉन्ग। अब आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर तो ऊपर है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है, तो चलो भाई इसको भी भर देते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में ये नहीं है, तो यहाँ पर रॉन्ग आएगा। तो यहाँ तक हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ये आप भर लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्या बताया है इसमें, नेक्स्ट आ गए हम। मानचित्र में देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। जैसा कि अभी मैंने बताया था, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पे अटलांटिक है और तीसरे नंबर पे हिंद महासागर है। दक्षिणी महासागर चौथे नंबर पे है, ये लिखा चौथे नंबर पे है, और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक है। तो एक बार मैं आपको चित्र में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, देखिए इसको अब मैं आपको बताती हूँ कौन सा किस नंबर पे है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपसे पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये पहले नंबर पे प्रशांत महासागर आता है, दूसरे नंबर पे ये अटलांटिक जो मैंने अभी बताया था, एस शेप का होता है और ये बहुत ही व्यापार की दृष्टि से व्यस्ततम महासागर होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे प्रशांत, दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर, ये रहा हिंद जो भारत के दक्षिण में है, ये है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ये मिटा नहीं है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, तो ये तीसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, चौथे नंबर पे दक्षिणी महासागर है। ठीक है, ये लिखा, देखिए चौथे नंबर पे कौन सा है? दक्षिणी महासागर चौथे नंबर पे है, और सबसे छोटा है आर्कटिक। आर्कटिक महासागर कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे ऊपर, ये रहा, ये है सबसे छोटा, तो ये है चौथे नंबर पे दक्षिणी, यहाँ पर नंबर 4 डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर डाल दिया नंबर 5, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक महासागर। ठीक है, याद रखना है। और व्यापार के लिए कौन सा है? अटलांटिक महासागर, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? चलिए नेक्स्ट, जैसा कि महासागरों के मानचित्र से स्पष्ट है कि हिंद महासागर का विस्तार उत्तर में एशिया तक है। हिंद महासागर उत्तर में एशिया तक है और पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक फैला हुआ है। देखिए, मैं हिंद महासागर जो कि हमारे भारत के दक्षिण में है उसके बारे में बात कर रही हूँ। ये रहा हिंद महासागर, ये दिखाया गया है ना, तो ये कहाँ पर है? ये यहाँ एशिया, ये यूरेशिया दिख रहा है, इधर यूरोप है। ये यूरोप को ना दोनों को मिला के जो है क्या कहा जाता है? यूरोप, और एशिया को मिलाकर क्या कहा जाता है? ये एशिया है पूरा, इन दोनों को मिलाकर यूरेशिया बनता है। ठीक है, तो ये बोला है कि हिंद महासागर जो है पूर्व में अफ्रीका, ये पूर्व है ना, बताया था ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं, दिशाएं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, तो पूर्व में जो है, पूर्व में भी फैला हुआ है, पूर्व में एशिया तक, ये एशिया महाद्वीप जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, एशिया तक फैला हुआ है। पश्चिम में अफ्रीका, ये अफ्रीका, पश्चिम में अफ्रीका तक फैला हुआ है हिंद महासागर, और दक्षिणी महासागर तक, दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक फैला है। ठीक है, और उत्तर में ये इधर, ये ऊपर यहाँ भारत के दोनों ओर।
ठीक है, उत्तर में यहाँ तक ये फैला हुआ है। ठीक है, पूरब में ऑस्ट्रेलिया, इधर पूरब में ऑस्ट्रेलिया तक, एशिया तक तो है, ये रहा एशिया। ठीक है, इधर ऑस्ट्रेलिया तक। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सीमा को भी ये टच करता है, हिंद महासागर। देख लिया ना, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ये रहा, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, तो इसको भी ये टच करता है। ठीक है, हिंद महासागर की बात कर रहे हैं जो कि भारत के दक्षिण में है। दक्षिण में दक्षिणी महासागर ये भी बता दिया मैंने आपको। उत्तर में एशिया, ठीक है, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, सारा बता दिया है। ठीक है, और मैप में समझा दिया है मैंने आपको। भारत के दोनों ओर हिंद महासागर के दो भाग दिखाई देते हैं, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। अब देखो इस वाले मैप में दिखाया गया है, ये देखो, ये पूर्व है, ये ईस्ट है, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी दिखा रखी है। ठीक है, ये हिंद महासागर का ही हिस्सा है, तो इधर बंगाल की खाड़ी मैंने बताया था ना, तीन ओर से घिरा होता है ये बीच के पार्ट से। ठीक है, ये इधर पश्चिम की तरफ से, ये पूर्व की तरफ से। ठीक है, तो जो तीन ओर से घिरी होती है ना, वो खाड़ी होती है, खाड़ी प्रदेश। ठीक है, वो खाड़ी है। ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। ठीक है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में क्या है, पश्चिम, यानी इधर वेस्ट लिख देती हूँ, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। भारत का यह मानचित्र 1.6 जैसा ही है। ठीक है, 1.6 पहले चैप्टर में जो एक मैप दिया गया था, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, किंतु इसमें अरब सागर व बंगाल की खाड़ी को भी दर्शाया गया है। इसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को दिखाया गया है, मैंने समझा दिया है। साथ ही इसमें भारत के दो प्रमुख द्वीप समूहों को भी दर्शाया गया है। दो द्वीप समूह हैं, ये हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लिखा है ना, ये रहे। ये जो छोटे छोटे से बिंदु बिंदु दिख रहे हैं ना, ये आपको, ये रियल में बिंदु नहीं है, ये लैंड है, इन पर लोग रहते हैं। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये भारत के द्वीप समूह है। ठीक है, और इधर लक्षद्वीप समूह है, जो छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं ना, इन पर लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रमुख द्वीप समूहों को भी दिखाया गया है यहाँ पर। द्वीप समूहों से संबंधित जानकारी पृष्ठ 36 पर दी गई है। द्वीप समूह से संबंधित जानकारी हम आगे जानेंगे, ठीक है, जब आएगा नेक्स्ट। तो अब हम अगले टॉपिक पर आ गए। टॉपिक का नाम है महासागर एवं और आपदाएं। ये रहा, महासागर और आपदाएं। ठीक है, इस अध्याय के आरंभ में दिए गए पृथ्वी के चित्र को फिर से देखेंगे। आरंभ में, इस अध्याय के आरंभ में एक अर्थ का चित्र दिया गया था। देखिए, दिखा देती हूं मैं आपको, जो ब्लू कलर का था, ये रहा, ये चित्र है ना। ठीक है, इसको ध्यान से देख लो। इसमें व्हाइट कलर भी दिख रहा है ना आपको, और ब्लू कलर भी दिख रहा है। ठीक है, ये कुछ ब्राउन ब्राउन सा कलर भी दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोला है नेक्स्ट। तो ये चित्र हमने देख लिया है बहुत ध्यान से। अब हम आगे पढ़ते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि पूरी पृथ्वी पर कुछ सफेद आकृतियां दिखाई देती हैं। हाँ भाई, सफेद रंग का हमने देखा तो था। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे क्या है? वे बादलों के विशाल समूह हैं। वो बादल हैं जो चारों ओर घूम रहे हैं अर्थ में। ठीक है, जो सफेद रंग का दिखाया था, ये बादल महाद्वीप में वर्षा लाते हैं। महाद्वीपों में ये बादल जो है घूमते घूमते वर्षा लाते हैं। लैंड में जो भूरे रंग की जमीन है ना, उनमें वर्षा लाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में हर गर्मियों में होने वाली मानसून वर्षा महासागरों से उत्पन्न होती है। जो भी गर्मियों में भारत में बारिश होती है ना, वो मानसून से उत्पन्न होती है। किससे होती है? मानसूनों के कारण भारत में मानसूनी वर्षा होती है, महासागर से उत्पन्न होती है। देखो, ये भारत का दक्षिणी भाग है। पेज पर आ जाते हैं पहले हम। ये भारत का दक्षिणी भाग है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि भारत के दक्षिण की तरफ कौन सा हिंद महासागर है। इधर हिंद महासागर बह रहा है, ये दक्षिण की तरफ। तो यहाँ पर जब इवेपोरेशन होता है ना, जब सूरज, ये सन है, ठीक है, सन की किरणें जब महासागर के ऊपर पड़ती हैं, तो पानी कहीं ना कहीं ऊपर भाप बन के उड़ेगा। जब पानी भाप बन के उड़ेगा, तो ऊपर बादलों में जाके बादल बन जाएंगे उनके पानी के। ठीक है, अब वो बादल बन जाएंगे, तो वो उड़ते उड़ते जब वो बादल हमारे किसी भी लैंड पर आएंगे, जैसे हमारे भारत के यहाँ पर भारत में आएंगे, तो वो क्या करेंगे? जैसे ही टेम्परेचर बदलेगा, तो वो बारिश कर देंगे। जो भी उनमें पानी होगा ना, वो उस पानी को
लैंड के ऊपर छोड़ देंगे। तो इस तरीके से, ठीक है, मानसूनी वर्षा होती है हमारे भारत में। ठीक है, चलिए, तो गर्मियों में होने वाली मानसूनी वर्षा महासागरों से उत्पन्न होती है। बता दिया मैंने कि ये जो इवेपोरेशन होके बादल बनते हैं और ये लैंड एरिया में जाके यानी भूमि पे जाके बारिश कर देते हैं। इस आगे इसको बहुत अच्छे से आपकी क्लासेस में आगे आएगा, और तब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इस वर्षा के अभाव में हमारी कृषि और पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। अगर ये बारिश ना होना, ये महासागर ही ना हो, सोचो तो कैसे बादल बनेंगे, कैसे हमारे भारत में बारिश होगी, कैसे यहाँ पर फसलें उगेंगी, और हम क्या खाएंगे, हम तो भूखे ही मर जाएंगे। ठीक है, और हमारा जीवन क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा अगर बारिश ही ना हो, और महासागर ही नहीं होंगे तो बारिश कैसे होगी। ठीक है, महासागर तूफानों को भी जन्म देते हैं। महासागरों से तूफान भी आते हैं, आपने देखा होगा उड़ीसा के तट पर, है ना। और एक बार इधर सुनामी आई थी, अभी आगे सुनामी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है बुक में। ठीक है, तो तूफानों को भी जन्म देते हैं। अत्यधिक वर्षा वाली विध्वंसक घटनाएं, आपने देखा होगा उत्तराखंड में आए दिन बाद बादल फटते हैं, बहुत विध्वंसक, बहुत ही ज्यादा घटनाएं होती हैं। ठीक है, कितने लोग डूब जाते हैं, उनके घर टूट फूट जाते हैं, बह जाते हैं पानी के अंदर। ठीक है, तो ये सब बारिश के कारण होता है। अथवा अति प्रचंड हवाएं, जैसे कि चक्रवात, बहुत तेज मात्रा में तूफान जब चलता है ना, चक्रवात का रूप ले लेता है। ठीक है, और वो घरों को भी उड़ा के ले जाता है, सब कुछ, कितने भी गाड़ियों, कुछ भी, सब उड़ते हुए चले जाते हैं। विश्व के तटीय क्षेत्रों में दूर दूर तक क्षति पहुंचाते हैं ये जो चक्रवात हैं। ठीक है, और ये जो चक्रवात, प्रचंड हवाएं, अति प्रचंड हवाएं, ठीक है, ये रहा। ठीक है, अति प्रचंड हवाएं, चक्रवात और अत्यधिक वर्षा, ये क्या करते हैं, ये विध्वंसक घटनाएं हैं जो कि हमारे भारत में इनके कारण ही होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा महासागरों के कारण इस तरीके से मानसून को प्रभावित करता है ये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर अब हम आ गए, ये हाईलाइट कर लेना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो भी मैंने आपको समझाया। ठीक है, एक अन्य प्राकृतिक आपदा सुनामी भी है। ठीक है, सुनामी, नाम देखना इसका, सुनामी एक जापानी शब्द है ये, है ना। ये बहुत ही प्रभावकारी तरंगे होती हैं जो कि महासागर में उठती हैं और सब कुछ तबाह कर देती हैं। ठीक है, सुनामी भी समुद्र में उत्पन्न होती है। कहाँ उत्पन्न होती है, समुद्र में। यह विशाल और शक्तिशाली तरंगे होती हैं, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, जो महासागर तल में तीव्र भूकंप, अगर महासागर के अंदर, ये हमारा महासागर है, ठीक है, अगर इसके अंदर कहीं प्लेटें आपस में टकरा जाती हैं ना, ठीक है, प्लेटें आपस में टकरा जाती हैं, तो ये जो है पानी तेज गति से हिलता है और ये कहीं ना कहीं मकानों को, दुकानों को, सामान, जो भी हमारे जीवन स्थिति है ना, उसको खराब कर देता है, पूरा तबाह कर देता है हमारे जीवन को। ठीक है, महासागर के तल में जब भूकंप आता है ना, अथवा ज्वालामुखी, आपको पता है महासागरों के अंदर भी ज्वालामुखी होते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा ना, ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है, फटते हैं वो, उनमें से लावा निकलता है, इस तरीके से बाहर को बहता है। ये महासागरों में भी होते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, तो अगर महासागरों में ज्वालामुखी फट जाए या फिर महासागरों में भूकंप आ जाए तो क्या होता है, तो ये सुनामी आती है। सुनामी हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्रों को डुबा देती है। जो तटीय क्षेत्र होते हैं ना, ये लैंड एरिया जो होते हैं सागरों के आसपास, जिन पर लोग रहते हैं, ठीक है, उनको क्या कर देती है, तबाह कर देती है। ठीक है, डुबो देती है, जिससे व्यापक स्तर पर क्या होती है, हानि होती है, बहुत नुकसान हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक इसमें घटना भी दी गई है बहुत नुकसान की, जो कि 2004 में हुई थी, 26 दिसंबर 2004 के दिन। 26 दिसंबर 2004 के दिन क्या हुआ था भाई, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक है, हिंद महासागर के आसपास, ठीक है, बताया ना मैंने भारत के, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है और इधर क्या है, इधर हिंद महासागर है। ठीक है, क्या है, हिंद महासागर, भारत के दक्षिण भाग में हिंद महासागर है। ठीक है, तो हिंद महासागर के आसपास भारत और अन्य 13 देश प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुए थे। हिंद महासागर के आसपास ये भारत भी, और भारत के इस तरफ जो द्वीप हैं, ठीक है, और इधर और भी देश हैं, ठीक है, इंडोनेशिया वगैरह, तो
वो यह सुनामी से प्रभावित हुए थे। यह सुनामी इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण, ये जो भूकंप आया था ना इधर भारत के इस तरफ जो है इंडोनेशिया है, ठीक है, वहां पर भूकंप आया था ये, ठीक है, ये वहां पर भूकंप के कारण ये सुनामी आई थी। इस आपदा में 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई थी, इसमें 2 लाख से ज्यादा लोग मरे थे। भारत में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, जो अभी मैंने ऊपर मैप में दिखाया था, बहुत छोटी छोटी सी बिंदु बिंदु सी हैं, ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, ए एंड एन, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। पृष्ठ 33 पर चित्र 2.4 देखिए और पृष्ठ 36 पर द्वीपों से संबंधित उपखंड को भी देखिए। तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्र इससे भीषण रूप से प्रभावित हुए थे। तमिलनाडु इधर भारत में इस तरफ तमिलनाडु है, ठीक है, इधर केरल है, ये जो इसके तटीय क्षेत्र थे ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित, यहाँ पर जान माल की बहुत हानि हुई थी, ठीक है, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में, ठीक है। अब मैं ये चित्र ये दिखा देती हूँ, चित्र 2.4 आपको दिखा देती हूँ और पृष्ठ 36 और पृष्ठ 33, ठीक है, पृष्ठ 33 पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, ये जो मैंने ये कर रखा है, ये पूरा ये यहाँ पर सब तबाही, ये सब डूब गए थे, बहुत तबाही हुई थी। भारत के इस तरफ ये तमिलनाडु है यहाँ पर, ठीक है, इधर केरल है, ये सब जान माल की बहुत लोग मरे थे, 2 लाख लोग मरे थे ना, उसमें भारत में भी बहुत लोग, और आपको पता है यहाँ से बहुत लोग, उस समय पर हम छोटे छोटे थे, ठीक है, मैं बता दूं आपको, हम तो यहाँ दिल्ली में रहते हैं, बहुत लोग भीख मांगने आते थे ना, तो वो बताते थे कि हम वहां से तमिलनाडु केरल से हैं, वहां पर तबाही आ गई, वहां पर सुनामी आ गई, तो हम लोगों का सब कुछ तबाह हो गया, ऐसे भीख मांगते थे, गाने गा गा के भीख मांगते थे बचपन में। तो लोग कहते थे अच्छा ये वहीं जो सुनामी आई है वहीं पे इन लोगों का घर तबाह हो गया। बहुत लोग उनको खाना वाना दे देते थे, कपड़े दे देते थे, उन पे कपड़े भी नहीं होते थे, चप्पल नहीं होती थी, बहुत बुरी अवस्था होती थी उन लोगों की। तो वो लोग उस समय पर हमने देखा, ठीक है, इस तरीके से हमने भी, आप लोगों को तो नहीं पता होगा, हमने उस समय को जिया है, तो उस समय को के लोग देखे इस तरीके के जो बताते थे, ठीक है। और तो मैंने ये चित्र आपको दिखा दिया, द्वीप समूह आपको दिखा दिए हैं 33 पेज नंबर पे, ठीक है, और 36 पेज नंबर पे भी द्वीप समूह से संबंधित उपखंड हैं, ठीक है, 35, ठीक है, ये तो आगे चल के मैं पढ़ाती हूँ आपको, बताती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही नुकसान हुआ था, तो बता दिया मैंने, अंडमान निकोबार में, केरल तमिलनाडु में, ठीक है, इंडोनेशिया में ये भूकंप आया था और 26 दिसंबर 2004 को आया था, जिसमें बहुत लोग तबाह हो गए थे, उनकी जान चली गई थी। इस प्रकार की सुनामी कभी कभी आती है, बहुत कभी रेयरली आती है, किंतु यह अत्यंत विध्वंसकारी होती है, बहुत तबाही लाती है ये जो सुनामी होती है। हालांकि तट से टकराने से पहले इसका अनुमान लगाया जा सकता है, जब तक ये तट पर आएगी ना, ये रहा तट, जब तक ये तट पर आएगी हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। बहुत से देश इस प्रकार की पूर्व चेतावनी प्रणाली हेतु मिलजुल कर काम कर रहे हैं, मतलब आज इसका पता लगाया जा रहा है और इस पर बहुत से देश मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ताकि ऐसी कोई तबाही हो तो लोगों को पहले से ही सचेत कर दें और वो अपने घरों को खाली करके कहीं सुरक्षित जगह पर चले जाएं, अपनी जान बचा सकें, ठीक है। विशेषकर भारत समेत बहुत से देश हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली में सहयोग कर रहे हैं। भारत के साथ और भी देश मिलकर सुनामी की चेतावनी, अगर कभी सुनामी आए तो लोगों को बताया जा सके, उसकी प्रणाली के लिए क्या कर रहे हैं, आपस में सहयोग कर रहे हैं, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। इससे जान माल की रक्षा करने के उपायों में सहायता मिलती है। तो इससे अगर लोगों को पता चल जाएगा तो लोग अपनी जान और अपने सामान को, थोड़े बहुत जो भी कीमती सामान होगा उसे लेके अपने आप को कहीं सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे, अपनी जान बचा सकेंगे। जिन घटनाओं के कारण जान और माल की क्षति होती है उन्हें आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो जो भी जान माल बचाने के लिए जो भी कार्यक्रम किया जाता है, जो भी कार्य पद्धतियां की जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं, जान माल बचाने की पद्धतियों को, ठीक है, प्रणालियों को। इसके अंतर्गत, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है ताकि जान और माल बचाए जा सके, ठीक है। भारत में सभी प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, ठीक है, ये जो है भारत में
भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा ये एक निकाय है, ठीक है, जिसके द्वारा आपदा के समय पर लोगों को ज़्यादा नुकसान ना हो या उनको पहले ही सचेत किया जा सके ताकि वो अपने आप को बचा सके, तो इसके अंतर्गत उनको सूचित किया जाता है। अगले अध्याय में हम कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे, आगे के अध्याय में देखेंगे हम अन्य उदाहरण।